अरे, ये हाथ में पर्चा सा क्या पकड़ रखा है? मैंने मुस्कुराते हुए धीरेंद्र से पूछा, जो कॉलेज की कैंटीन में मेरे पास आकर खड़ा हो गया था। उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया और पर्चा मेरे ठीक सामने मेज पर रख दिया। मैंने पर्चा उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसे पढ़कर मुझे यही समझ आया कि डीआईबी कॉलेज में आने वाली 15 तारीख एक फेस्ट आयोजित हो रहा था। ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह थी कि उसमें मेरा पसंदीदा रॉक बैंड घुंघरू आ रहा था। और आखिर में सबसे मजेदार बात कि एंट्री हर किसी के लिए खुली थी। मैंने पर्चा पढ़ते ही मुस्कुराकर चमकती हुई आंखों से सामने बैठे धीरेंद्र को देखा। तो चलना पक्का समझूं? धीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। यह भी कोई पूछने की बात है? अरे, इस बैंड की परफॉर्मेंस मुफ्त देखने को मिल रही है, ये क्या कम बात है? मैंने धीरेंद्र की प्लेट से उठाए समोसे को चटनी में भिगोते हुए कहा। वो मैंने रमन, अनिकेत और जयन को भी बोल दिया है, वो सब भी हमारे साथ चलेंगे। धीरेंद्र ने मेरे समोसे में से अपने लिए टुकड़ा तोड़ते हुए कहा। इतने में सामने से चलता हुआ अनिकेत भी हमारी तरफ बड़ा चला आ रहा था। आते ही वो हमारे पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और बोला, खबर तो मिल गई होगी? उसने मेरी तरफ देखकर कहा। हाँ, मगर ध्यान रहे सब लोग बढ़िया तरीके से तैयार होकर चलना। अभी अनिकेत यह लाइन बोल ही रहा था कि मैं उठकर जाने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि वो हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कहता था जो मुझे मेरी पैसों की तंगी का एहसास करा देती थी। जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो धीरेंद्र भी मेरे साथ उठकर खड़ा हो गया। हम दोनों को उठकर जाते देख अनिकेत फिर बोला, अरे कहाँ चले? वो दरअसल 12:30 बज चुके हैं। प्रोफेसर अवस्थी की क्लास शुरू होने वाली है और हमें वो अटेंड करनी है। धीरेंद्र ने बड़ी सहजता से जवाब दिया। जैसे ही हम जाने के लिए मुड़े तो अनिकेत पीछे से मेरे जूतों की तरफ देखता हुआ बोला, आकाश, यार तेरे जूते बहुत पुराने हो गए हैं, अब तो इनकी जान छोड़ दे और उस दिन इनको ना पहन कर आना। तुझे पता है वहां बहुत सी लड़कियां भी होंगी। इतना कहकर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उसके चेहरे पर थी। मैं रॉक बैंड का मजा लेने जा रहा हूँ, लड़कियां ताड़ने नहीं जा रहा, इसलिए मुझे अपने पहनावे की कोई चिंता नहीं। तू ही बन सवर कर आना उन लड़कियों के लिए। इतना कहते ही हम वहां से चले आए। कैंटीन के दरवाजे से बाहर कदम रखते ही धीरेंद्र दांत भींचता हुआ बोला, तू बर्दाश्त क्यों करता है? मेरा मन करता है साले का मुंह तोड़ दूं। और 50 बार कह चुका हूं, मेरे साथ चलकर जूते खरीद ले। पर तुम भाई साहब की नाक तो कुछ ज्यादा ही लंबी है। धीरेंद्र झुंझुलाता हुआ बोला, अरे छोड़, जाने दे। तुझे तो पता है खाली बर्तन ज्यादा बजते हैं। वैसे भी मुझे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा। और हम दोनों प्रोफेसर अवस्थी की क्लास में जाकर बैठ गए। कॉलेज से घर वापसी पर धीरेंद्र मुझे रास्ते में एक बस स्टॉप पर उतार दिया करता था, जहां से मेरा घर सिर्फ 4-5 किलोमीटर ही रह जाता था। उस दिन बस से उतरने के बाद पता नहीं क्यों मैं चलते चलते रुककर अपने जूतों को देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा, अनिकेत ने कुछ झूठ थोड़ी कहा है। मुझे तो ये जूते खुद बुरे लगने लगे हैं, पर नए जूतों के लिए माँ से किस मुंह से पैसे मांगू? वो तो घर ही बड़ी मुश्किल से चला पा रही है और अपनी एड एजेंसी की पार्ट टाइम नौकरी के पैसों से तो मैं सिर्फ अपनी फीस ही भर पाता हूँ। हाँ, यह सब सोचकर मैंने एक लंबी सांस भरी और खुद से ही बोला, आकाश, तेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? मैंने घड़ी की तरफ देखा तो शाम के 6 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे और एड एजेंसी पर पहुंचने का समय था ठीक 6 बजे। मैंने सोचा आज तो घर जाकर चाय पीने का वक्त भी नहीं बचा। तब मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो मेरी जेब में कुल 4 रुपए पड़े थे और एड एजेंसी के पास बिकने वाली चाय 6 रुपए की आती थी। अपनी इस हालत पर मैं मुस्कुराया और शिकायत भरी निगाहों से आसमान की तरफ देखता हुआ भगवान से बोला, हम ही क्यों, ये सारी दरिद्रता हमारे घर में क्यों डाल दी? कुछ देर में मैं एड एजेंसी में अपने कंप्यूटर के सामने बैठा था। जिस वक्त मैं वहां पहुंचा उस समय मेरी एजेंसी का मालिक
किसी क्लाइंट के साथ बात करने में व्यस्त था। क्लाइंट के जाने के बाद वो मेरे पास आया। यार आकाश, ये मेरी एजेंसी है, कोई कंपनी बाग नहीं जो जब मन चाहा चले आए। आज भी तुम पूरे 10 मिनट लेट हो। कुछ 9:30 तक की तो नौकरी है, उसमें भी लेट लतीफी। ऐसे ज्यादा दिन तक चला तो मैं कोई और लड़का ढूंढ लूंगा। यह सब खरी खोटी सुनाकर वो चला गया। वैसे ये कोई आज की ही बात नहीं थी। उसको तो बस सभी काम करने वाले लड़कों को सुनाने का मौका चाहिए होता था। वो जानता था कि कॉलेज के इस आखिरी साल में मैं नौकरी किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा साइकोलॉजी ऑनर्स का आखिरी साल था। मेरा पूरा घर बड़ी उम्मीदों से मेरे इस आखिरी साल के खत्म होने का इंतजार कर रहा था, खास तौर से माँ पापा। दरअसल उनको उम्मीद थी कि इसके बाद घर में ठीक से कमाने वाले 2 लोग होंगे तो पापा को थोड़ी राहत मिल सकेगी। हम 2 कमरों के छोटे से घर में रहा करते थे। हमारा घर इतना छोटा था कि हमें तब तक ड्राइंग रूम बेडरूम के फर्क ही नहीं पता थे, क्योंकि हमारे वही छोटे छोटे कमरे हमारे लिए ड्राइंग रूम, बेडरूम, स्टडी रूम सब कुछ थे। पर्सनल रूम जैसी चीज तो हमने कभी सपनों में भी नहीं सोची थी। हालात ऐसे थे कि पापा की छोटी सी तनख्वाह घर के राशन, बिजली का बिल और चेतना की शादी पर लिए गए कर्ज की किस्त चुकाने में खत्म हो जाती थी। दरअसल 3 साल पहले जब चेतना ग्रेजुएशन कर रही थी, तभी किसी ने उसके लिए एक अच्छे घर का रिश्ता बताया था। माँ पापा ने बहुत सोच विचार करके हाँ भर दी थी। उस समय मैं मन ही मन सोच रहा था कि जिस तरह की शादी वो लोग चाहते हैं, उस तरह की शादी के लिए तो पापा की बचत कभी पूरी नहीं पड़ सकती। तब बाद में पता चला कि वो काफी बड़ा कर्ज उठाकर शादी करेंगे। चेतना तो एक अमीर ससुराल में चली गई, मगर तब से हमारे घर में बदहाली छा गई। मैं कुछ दिन तक मन ही मन अपने माँ पापा से नाराज भी रहा, क्योंकि मेरे मन में सवाल था कि एक बच्चे के भविष्य के लिए बाकी बच्चों पर बोझ डालना सही है। कहने को वो मेरी बड़ी बहन थी, मगर हम दोनों में सिर्फ 1.5 साल का अंतर था। उम्र में इतने कम फासले की वजह से हम दोनों आपस में हम उम्र के भाई बहन की तरह ही रहे थे। मुझे चेतना से कोई दिक्कत नहीं थी। मैं तो बस ये चाहता था कि पहले मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता, कमाने लग जाता, तब कर देते उसकी शादी। हो सकता है वो भी अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके कहीं कोई नौकरी कर लेती, कम से कम खुद के पैरों पर खड़ी तो हो जाती। ऐसी शादी का भी क्या फायदा जो पढ़ाई लिखाई अधूरी छुड़वा कर घर बिठा दिया गया हो। दरअसल उसके ससुराल में उसकी कोई खास जगह नहीं थी। वो जो करती थी सिर्फ अपने ससुराल वालों की इजाजत से। उसको तो हमारे घर आने के लिए भी कई दिन पहले से भूमिका बनानी पड़ती थी। उस पर भी आना नसीब होगा या नहीं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होती थी। खैर, हर एक के हिस्से में जिंदगी के कुछ अलग ही रंग आते हैं। हमारा यही था, तंगी और समझौतों से भरा। रात को एजेंसी से घर पहुंचा तो माँ पापा घर पर नहीं थे। अंकित से पूछने पर पता चला कि पापा का ब्लड प्रेशर आज फिर बढ़ गया था, इसलिए माँ उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई हुई थी। मैंने हाथ मुंह धोए और फिर रसोई में गया। वहां जाकर देखा तो खाना बना हुआ था। अंकित, मैंने आवाज दी। हाँ भाई। अगले ही पल अंकित रसोई में मेरे पास खड़ा था। तुम सब खाना खा चुके? मैंने पूछा। हाँ भाई, हमने तो 8:30 बजे ही खाना खा लिया था। माँ कहकर गई है आप खाना खा लेना, वैसे भी वो लोग आते ही होंगे, अंकित ने कहा और फिर दोबारा जाकर पढ़ने बैठ गया। उस समय उसकी 11वीं क्लास की पढ़ाई चल रही थी। उसके दिमाग पर भी काफी जोर था, क्योंकि उसे अच्छे अंकों से पास जो होना था और अच्छी कोचिंग क्लासेस दिलवाने की हमारी हैसियत नहीं थी। खाना गर्म तो किया है ना, या ठंडा ही लेकर बैठ गया? माँ ने घर में घुसते ही कहा। उस वक्त मैं पलंग पर पुराने अखबार का टुकड़ा बिछाकर उस पर थाली रखे हुए अपना खाना खा रहा था। आप मेरी ज्यादा फिक्र ना किया करो, मैंने निवाला मुंह में डालते हुए कहा। ये बताओ पापा कहाँ है, ठीक है ना वो? मैंने ठुसे हुए मुंह से पूछा। हाँ ठीक है, डॉक्टर ने इस बार बीपी की गोली बदल दी है। इतना कहते ही मेरी माँ मेरे पास पलंग पर बैठ गई। मैंने नजर भरकर देखा तो अप्रैल के महीने की शुरुआत में कुछ पसीने की बूंदें उनके माथे पर ओस की तरह चमक रही थी। अंकित, जरा सा पंखा चला दे, मैंने इशारा करते हुए कहा। चलेगा नहीं वो? माँ ने बड़ी सहजता से कहा। ओ नहीं, क्या आज भी ठीक नहीं हुआ? मैं झंझलाकर बोला और खाते खाते रुक गया।
क्या करूं, आज भी बोलकर आई हूं उस बिजली वाले को, कमबख्त आया ही नहीं। माँ ने उलझते हुए कहा। यानी आज भी एक ही कमरे में सोना पड़ेगा, अंकित खींचता हुआ बोला। इतनी कम जगह में नींद भी नहीं आती। तुम दोनों भी ना आज सो जाओ, कल पक्का ठीक करवा दूंगी, माँ बोली। क्या माँ, कितनी बार ये पंखा खराब हो चुका है, हर बार ठीक करने के बाद ये सिर्फ 2 दिन चलता है और फिर फुस। अंकित मुंह बनाता हुआ बोला। तभी पापा भी अंदर आ गए और बोले, अरे यार, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, अगर कल भी ठीक नहीं हुआ तो मैं कल ही नया लगवा दूंगा। इतना कहकर वे वहीं प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गए और डॉक्टर के साथ हुई बातचीत को विस्तार पूर्वक बताने लगे। रात को हम सब आगे वाले कमरे में एक बार फिर मजबूरन एक साथ सो गए। पापा ऊपर दीवान पलंग पर अकेले लेटे थे, जबकि हम तीनों नीचे फर्श पर बिस्तर बिछाकर लेटे हुए थे। कमरे की बत्ती बंद थी, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं खिड़की से बाहर खुले आसमान को देख रहा था और सोच रहा था, क्या भगवान, इतना भेदभाव, किसी को जिंदगी के सारे मजे और किसी को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं। धीरेन्द्र को देखता हूं तो यही लगता है कि उसने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे और मैंने बुरे। धीरेन्द्र ही क्यों, मुझे तो अपनी क्लास के सभी लड़के मुझसे बेहतर दिखते हैं। मेरे बराबर तो कोई भी पैसों की वजह से इतना परेशान नहीं होगा। तभी लेटे हुए मुझे याद आया कि आने वाली 10 तारीख को तो मेरा जन्मदिन है। मैं लेटा हुआ मुस्कुराया और सोचने लगा, हमारा क्या जन्मदिन, चाय पीने के पैसे भी नहीं होते मेरे पास, मैं भला किसी को क्या पार्टी दे पाऊंगा। बेहतर है चुप ही रहूं, वरना कॉलेज में किसी को ध्यान आ गया तो सब पार्टी पार्टी चीखने लगेंगे। अब धीरेन्द्र के अलावा किसी को क्या पता कि मेरे क्या हाल है। हे भगवान, जल्दी से ये साल बितवा दो और मेरा बढ़िया सा रिजल्ट दिलवा दो, ताकि मुझे भी एक बढ़िया सी नौकरी मिल जाए, जिसके साथ मुझे और मेरे घर वालों को थोड़ा सुकून भी।